Hello everyone, welcome to Sai's Generation. Today we will discuss about the monocular cues. आज हम लोग monocular cues के बारे में बात करेंगे। ये परसेप्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन नेट के एग्जाम में ज़रूर आता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। आप प्लीज़ 2 या 3 दिन के डिफरेंस पे एक बार चैनल पे चेक करिएगा कि वीडियो पब्लिश हुआ है या फिर नहीं। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, चाहे व्यूज़ 20 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे जितने भी हो, लेकिन आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ रिएक्ट किया करिए, कमेंट करिए, चैनल वीडियो को लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपको सही लगे। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, अच्छा नहीं है तो डिसलाइक करिए, कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो कमेंट करिए, जो भी आपको लगे, बट आप रिएक्शन दीजिए। मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे बहुत यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मुझे बस और टीचर बनना है और मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आई एम नेट क्वालिफाइड और मैंने कितने स्ट्रगल से नेट को क्वालिफाई किया है मैं वो जानती हूँ। उस स्ट्रगल के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं और भी लोगों की हेल्प कर सकूँ। उस स्ट्रगल को फेस करते हुए मैं समझती हूँ कि आप लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। अगर आपको कोई गाइड कर दे, जैसे मुझे फील होता है कि अगर कोई मुझे गाइड कर दे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे में समझा दिया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी किताब पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा वो चीज़। लेकिन मैंने वो पूरी मेहनत की हुई है, मुझे पता है कि उतने बड़े टॉपिक के अंदर वास्तव में क्या है, वो 4 लाइंस कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे नेट के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। बस मैं आपको हेल्प करने के इंटेंशन से ये वीडियोस बनाती हूँ। मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। मैं पीएचडी कर रही हूँ। आई एम करेंटली डूइंग पीएचडी इन साइकोलॉजी। मेरे 4 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मुझे और भी पेपर्स, अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कराने, बहुत काम है। लेकिन मैं वो पूरी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूँ जिनको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली मैं हिंदी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कोशिश की थी कि मैं वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूं, बट मेरे व्यूअर्स हिंदी वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने पूरे चैनल को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, सारे वीडियोस को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया कि आप लोगों की हेल्प हो सके। प्लीज़ 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 आप लोग कुछ रिएक्ट करा करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ भी करिए, बट आप करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु इज़ मेकिंग वीडियोज़ ओनली फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन 2 तरह के क्यूज पर आधारित होता है, या फिर ये कहें कि 2 तरह के क्यूज के आधार पर होता है। फर्स्ट इज मोनोक्यूलर क्यूज, यानी कि एक नेत्रीय संकेत, एंड सेकेंड इज बाइनोक्यूलर क्यूज, यानी कि द्विनेत्रीय संकेत। मोनोक्यूलर क्यूज नाम से ही क्लियर है कि ऐसे क्यूज जिन्हें एक आंख से रिसीव किया जाता है, यानी कि एक नेत्रीय संकेत जिन्हें कि एक आंख से रिसीव किया जाता है। मोनोक्यूलर क्यूज को पिक्टोरियल क्यूज भी कहा जाता है और इसे पर्सन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है, इसीलिए इसे लर्न क्यूज भी कहा जाता है। फर्स्ट, इंटरपोजिशन और ओवरलैप। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट को अपने पास और दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने दूर समझता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट को अपने पास और दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने से दूर समझता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को जब ओवरलैप करता है तो पर्सन ऑब्जेक्ट ए को अपने पास और ऑब्जेक्ट बी को अपने से दूर समझता है। सेकेंड, टेक्सचर ग्रेडिएंट। जैसे जैसे वस्तु पर्सन से दूर होती जाती है, पर्सन वस्तु को चिकना, क्लीन और स्मूथ समझता है, यानी कि उसको चिकना, क्लीन और स्मूथ परसीव करता है। थर्ड, रेटिनल साइज। जब रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बनता है, यानी कि लार्ज बनता है, तो पर्सन उसके बड़ा होने के साथ साथ उसके पास होने का भी परसीव करता है, यानी कि उसको लगता है कि ये वस्तु न केवल बड़ी है बल्कि वो उसके पास भी है। लेकिन जब रेटिना पर इमेज छोटा बनता है, यानी कि जब रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बनता है, तो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ पास होने का परसीव करता है, न कि बड़ा होने का भी परसीव करता है। यानी कि उसका परसेप्शन सिर्फ इतना रहता है कि ये वस्तु
पास में है न कि बड़ी है। जब रेटिना पर इमेज बड़ा बनेगा तो पर्सन को ये लगेगा कि वस्तु पास में भी है और बड़ी भी है। जब रेटिना पर इमेज छोटा बनेगा तो पर्सन को सिर्फ यही लगेगा कि वस्तु पास में है। फोर्थ, लीनियर पर्सपेक्टिव। दो इक्वल लाइंस कुछ दूरी के बाद एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आती हैं। ये इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है, पर्सन उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही ज़्यादा दूर होने का परसेप्शन करता है, उतना ही दूर परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलगाड़ी की पटरियों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ दूरी के बाद वो पटरियाँ आपस में जुड़ रही हैं। सो आपको ये लगता है कि ट्रेन मुझसे अभी इतनी दूरी पर है या ट्रेन मुझसे अभी इतनी दूर है। इसी तरह अगर आप किसी घर को देखें या किसी रास्ते को देखें तो आप पाएंगे कि वो रास्ते कुछ दूरी के बाद एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सो आपको ये लगता है कि ये वाला जगह भी मुझसे इतनी दूरी पर है या फिर ये वाला घर मुझसे अभी इतनी दूरी पर है। फिफ्थ, एरियल पर्सपेक्टिव। जब कोई वस्तु पर्सन से दूर होती है तो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है, जिसका कारण इन्वायरमेंट में जो कुछ भी धूल कण होते हैं या फिर जो कुछ भी पॉल्यूशन होता है उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप प्लेन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रेन को जाते हुए देखेंगे, आप उससे थोड़ी दूरी पर हैं तो आप फिर उसे क्लियर नहीं देख पाएंगे। उसका कारण ट्रेन की स्पीड या प्लेन की स्पीड ही नहीं होती, बल्कि उसका कारण ये भी होता है कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी पोल्यूशन है उसके कारण भी आप उसको क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। सिक्स्थ, मोमेंट पैरालॉक्स। जब पर्सन ट्रेन या बस से ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको दूर के ऑब्जेक्ट उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, जबकि पास की वस्तुएं उसको चलती हुई गाड़ी के अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती हैं। फिर से समझिए, दूर की वस्तुएं जो होती हैं उसको लगता है कि वो उसी दिशा में चल रही हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, बट जो पास की वस्तुएं हैं उसको लगता है कि वो ट्रेन की अपोजिट दिशा में जा रही है, यानी कि पीछे की तरफ जा रही है। इसे ही मोमेंट पैरालॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाइनोक्यूलर क्यूज के बारे में बताऊंगी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आने वाले कुछ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आप नेक्स्ट वीडियोस को, नेक्स्ट लेक्चर्स को मिस मत करिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इससे कौन से क्वेश्चंस नेट में आते हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव इस टॉपिक से आता है, रेटिनल साइज इस टॉपिक से आता है, टेक्सचर ग्रेडिएंट भी आता है, इंटरपोजिशन आता है, हाइट क्यूज आता है और मोमेंट पैरालॉक्स भी आता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आपको ये सारे क्यूज रटे होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। ये सारे क्यूज ही आते हैं एग्जाम में। कौन सा वाला पूछ सकता है आपको आइडिया नहीं होगा, बट लीनियर पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछता है और मोमेंट पैरालॉक्स भी पूछता है। सो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।